जांच अधिकारी को सौंपी गई बटकों की मेडिकल रिपोर्ट। शुक्रवार को कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। एपस्टीन फाइल से ध्यान भटकाने की कोशिश। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला और गहराता जा रहा है। बुधवार को पुलिस ने पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया था। ये मेडिकल टेस्ट प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में 2 डॉक्टरों के पैनल ने किया था। इसकी रिपोर्ट बंदी लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंपी जा चुकी है और सूत्रों के मुताबिक बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जिसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं कि जब सब कुछ शिकायतकर्ता ही बता रहा है पुलिस का प्रवक्ता बनकर, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? रिपोर्ट तो सार्वजनिक होती नहीं है, होती भी है तो पुलिस विभाग करता है। अगर रिपोर्ट किसी हिस्ट्री शीटर द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव होगा? ऐसा है कि कल ही हमने आपको बताया था कि जो जांच टीम अपना काम कर रही है उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? ये सवाल है। शुक्रवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पुलिस ने बीएनएस की धारा 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धाराएं 5L, 6, 3, 4, 2, 16 और 17 में स्वामी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर मुकदमा दर्ज किया है। और विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़ित पक्ष से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में क्या शंकराचार्य को अग्रिम जमानत मिल सकती है? स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती की जो कोर्ट में लगातार याचिका दी जा रही है, और इसके साथ ही इस पूरे मामले में जो विधि विशेषज्ञ है धीरेन्द्र शर्मा जी, पूर्व में अध्यक्ष में रह चुके हैं बार में। सर, ये बताइए, इस समय जो स्थितियां हैं, पास्को एक्ट में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अब पास्को एक्ट में जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो क्या हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल सकती है? पास्को एक्ट में अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं मिला, और ऐसा तो नहीं कानून कह रहा है कि पास्को एक्ट में अग्रिम जमानत हो जाए। ऐसा तो ये तो विडंबना है। ये तो अगर ऐसा होता है तो यह फिर कोई चमत्कार ही होगा, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है कि पास्को एक्ट में अग्रिम जमानत मिले। उधर शंकराचार्य का कहना है कि ये आरोप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर नहीं बल्कि शंकराचार्य पर लगाए गए हैं, और पीठ पर बैठने वाला शंकराचार्य मठ हो जाता है, लिहाजा ये आरोप किसी एक पर नहीं पूरे मठ पर लगे हैं। जब कोई व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठता है तो वो स्वयं मठ हो जाता है। इस समय हम मठ हैं, ज्योतिर्मठ हैं, और इस ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हैं आसन, ये ज्योतिष पीठ है, और हम स्वयं मठ हैं। कौन से मठ? चलते फिरते मठ। माने जो हमारा ज्योतिर्मठ है वो तो उत्तराखंड में है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ हम जाते हैं ज्योतिर्मठ आया है, वहाँ के शंकराचार्य आए, तो इसलिए हम एक संस्था हैं। कानूनी जानकार मानते हैं कि 7 दिन के अंदर पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी कर सकती है, जिसकी संभावना अधिक है। हाँ, गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। 7 डेज उसकी मियाद होती है। 7 डेज के अंदर पास्को एक्ट में वो गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। तो इस समय जो स्वामी जी के ऊपर जो पास्को एक्ट लगा हुआ है, तो क्या ये माना जा सकता है कि 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो सकती है पूरी तरह? संभावना तो यही है, हो भी सकती है। संभावना तो पूरी है कि भाई 7 डेज के अंदर वो गिरफ्तार, उनको पावर भी है, कर भी सकते हैं। पास्को एक्ट यही कहता भी है, लेकिन अब अगर कोई चमत्कार हो तो वो चमत्कार ही इसको कहेंगे। अगर इस मामले में गिरफ्तारी तय है तो क्या इससे बचने का भी कोई उपाय है?
अगर वो चार सीट भेज देते हैं तो हम जो है डायरेक्ट बेल के लिए हम मूव कर सकते हैं। 4 सीट भेजने के बाद, और अगर 4 सीट से पहले गिरफ्तारी संभव है? 4 सीट के पहले गिरफ्तारी संभव। शंकराचार्य हैरान है कि इस मनगढ़ंत कहानी में हर किसी को मजा आ रहा है। पूरी तरह से मनगढ़ंत का मतलब पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है और हमको बड़ा मज़ा आ रहा है। आप जैसे बड़े बड़े चैनल के पत्रकारों को देख करके और उनके एंकर्स को देख करके और उस पर बैठे हुए विशेषज्ञों को देख करके कि एक अपराधी हिस्ट्रीशीटर आता है, आ करके ये कहानी बनाता है और कहानी बना करके उसको लुढ़का देता है और सारे लोग उसी में दब करके यहाँ दबी, यहाँ लगा, यहाँ चोट लगी, ये करने लग जाते हैं, हाय दैया करने लग जाते हैं। कानून के जानकार भी हैरान है कि पुलिस भी किसी हिस्ट्री शीटर की बात पर कैसे इतनी आसानी से भरोसा कर सकती है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कैसे आपने ऐसे हिस्ट्री सीटर की बात को संज्ञान में लेकर के उसकी बातों को आपने कैसे इतनी जल्दीबाजी क्या थी आपको? पहले आप विवेचना किए होते, फिर बयान कराए होते। आप तो सीधे एकदम आपका इंटेंशन मालूम हो रहा है। पुलिस अब अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु भाई अरविंद और सीईओ प्रकाश उपाध्याय की भूमिका की जांच में भी जुट गई है, लेकिन इन सब के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नया बयान देकर इस केस में हलचल पैदा कर दी है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन फाइल्स को दबाने के लिए शंकराचार्य का मामला उछाला गया है। इसका मतलब है कि शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। और ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है और उस फाइल में ऐसी चीज़ें निकल करके आ गई हैं जिस पे इस देश में पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी और माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए थे। पुलिस पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया था और 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए थे। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में FIR दर्ज की गई थी। FIR में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया था और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अब सबकी निगाहें शुक्रवार पर टिकी हैं, जहां कोर्ट में पुलिस जांच रिपोर्ट सौंपेगी तो कोर्ट शंकराचार्य की अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी करेगा। टीम न्यूज़ स्टील। अब आपको दिखाते हैं कि अभी तक शंकराचार्य और आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच क्या क्या आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए हैं। बच्चों को लेकर और साक्ष्यों को लेकर दोनों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। स्विमिंग पूल पर भी सवाल उठाए गए, जिसका जवाब शंकराचार्य ने खुद दिया। ये रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगाए गए हैं वो कम गंभीर नहीं हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 में उनके शिविर में करीब 20 बटकों के साथ दुष्कर्म किया गया था। आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने तो ये भी कहा था कि शंकराचार्य के मठ के सहयोगी बाढ़ पीड़ित प्रदेशों से बच्चों को बटुक बनाकर लाते थे और उनके साथ कुकर्म करते थे। ने सीधा जो नाम सामने आए, प्रकाश उपाध्याय, जो इनका लेखा देकर अकाउंटेंट CVO है, वह बच्चों को ऐसे बाढ़ पीड़ित राज्यों से लाने का काम करते हैं और वहां से खरीद कर लाते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, और यहाँ आश्रमों में उनको शिक्षा के नाम पर, उनको पढ़ाने के नाम पर ऐसे गंदे काम कराते हैं। और जो इनके यहाँ VIP आते हैं, उन VIP को रात में परोसने का काम करते हैं। कौन VIP आते हैं? क्या उसमें राजनीतिक लोग भी हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं।
इन आरोपों का प्रतिवाद करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि धर्म और सनातन के लिए जो शख्स अपना जीवन दे रहा हो, ऐसे शख्स के लिए ऐसे आरोप लगाना शर्मनाक है। ऐसा है कि हमको इस बात का दुख है कि जो लोग श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ ज्योतिर्मठ की सेवा कर रहे हैं, उनमें हमारे CEO श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी हैं। उनके नाम को बदनाम करने का काम इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज के बाद के दिनों के सबसे बड़े सेवकों में से एक अरविंद मिश्रा जी का नाम इस व्यक्ति के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। हमारे विद्यालय में पढ़ करके अपना पूरा जीवन विद्यालय के संवर्धन में समर्पित कर देने वाले ब्रह्मचारी मुकुंदानंद, वो इसी विद्यालय के छात्र थे और विद्यालय में इतना अच्छा उनको लगा कि उन्होंने कहा मैं इस विद्यालय को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ। उनका नाम घसीट करके बदनाम किया जा रहा है। ये जो काम है, और यही नहीं, हमारे हर विद्यालय के बच्चे को बाढ़ पीड़ित इलाके से लाया गया है, पैसा दे करके लाया गया है। हमारे विद्यालय में संभ्रांत घरों के उच्च कुल के छात्र आकर के अध्ययन कर रहे हैं। उनके माता पिताओं को, उनकी प्रतिष्ठा को खंडित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इससे हमको क्षोभ हुआ है, दुख हुआ है। शंकराचार्य का ये कहना है कि अगर 20 बटुकों के साथ दुष्कर्म हुआ तो फिर बाकी बटुकों को सामने क्यों नहीं किया गया? उन्होंने बचा के क्यों रखा है? उन्होंने 1 महीना पहले कहा था कि 20 बटुक हैं। तो सवाल ये है कि जब किसी बटुक के साथ किसी ने अत्याचार अन्याय किया है और आपको जानकारी में आ जाता है और आप ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं कि आप उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं, तो फिर आपने 20 बटुकों को बचा क्यों रखा है? उनको न्याय दिलाने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं आप? उसी समय जितने के साथ अन्याय था सबको सामने रखना चाहिए था। लेकिन ये पता नहीं कौन सा उनका तरीका है न्याय दिलाने का कि हम बाकी को बचा करके रखेंगे। ये तो वही बता सकते हैं। जबकि आशुतोष की दलील थी कि सभी को पेश करने पर सबूतों को मिटाने का प्रयास हो सकता था। और हम इसलिए 20 बटुक और 18 बटुक नहीं बता सकते क्योंकि जो हम बता रहे हैं, जैसे हमने अभी स्विमिंग पूल की बात बताई थी और इनके VIP कमरे के बाबा, इन्होंने VIP कमरे में सारा सामान हटा दिया है और इन्होंने उस स्विमिंग पूल में कोई गंदा सामान भर दिया है, लद्दी भर दी है, मलबा भर दिया है। तो ये वे सबूत हटा रहे हैं जो हमारी विवेचना का पार्ट है। तो इसलिए हम अभी सार्वजनिक बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मचारी की दलील थी कि माघ मेले में बवाल के वक्त ही बटुक उनके पास दौड़ कर आए थे। देखिए, हमने कहा है ना, ये कुकर्मी है, इनको यही नहीं पता है। बड़े बड़े वकीलों की बात करते हैं। अरे अपने वकील बदल लो भैया, मैं तो आपको राय देता हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत का जितना बड़ा वकील ला सकते हो ले आओ। आप बचने वाले नहीं हो, आपको घटना ही नहीं पता किस तारीख की है। तुम पागल बना रहे हो जनता का। 18 तारीख की रात की नहीं है ये घटना, ये 17 तारीख की रात की घटना है जो अंतिम कुकर्म इन्होंने किया है। गाड़ी के अंदर इन्होंने 18 तारीख को गाड़ी के अंदर रहे हैं। 18 तारीख को इन्होंने गाड़ी के अंदर रात में किया है, ठीक है ना। और शंकराचार्य का कहना है कि ये घटना जब घटी बताई जा रही है, उस दिन वहां पर बहुत सारे लोग थे। जब बटुक निकले तो क्या किसी का ध्यान उधर नहीं गया? अरे भाई, हमारी बस जो है वो सड़क पे खड़ी हुई थी और उसी सड़क के पास हम बैठे हुए थे। मीडिया छोड़ ही नहीं रहा था, एक के बाद हर समय कैमरा लेके वहाँ बैठा ही रहता था। 100, 200, 400 लोग हर समय आगे पीछे बने ही रहते थे। अब ऐसे भीड़ भाड़ के समय में, ऐसे अवसर पर बटुक वहाँ आ रहे थे तो कोई तो नोटिस करता, कोई तो दर्ज करता। तो इसलिए कुछ भी मुख है तो आप कुछ भी कहें। आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से यह भी कहा गया कि मठ में मौज मस्ती की खातिर स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, शीश महल है। शंकराचार्य ने इन आरोपों का खंडन किया है। दिखाने की बात है तो क्या आप ऐसा है कि शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है। तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है।
सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है। पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। और जहाँ तक शीश महल होने की बात है, शीश महल होना माने शीशे लगे होना, ये अच्छाई है कि बुराई है? अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें शीशा लगा है, पारदर्शी है कि बाहर का व्यक्ति भी अंदर झांक सकता है, तो ये तो आश्रम के लिए एक अच्छाई होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। शीशा लगा हुआ है कि कभी भी कोई भी कहीं से भी देख रहा है, एक दूसरे लोग देख रहे हैं, कोई छिप करके यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। तो जो इस मठ का गुण है, शीशा लगा हुआ, छिपा हुआ ना होना, उसको दुर्गुण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यूज स्टेट की टीम ने भी मौके पर जाकर उस जगह को देखा जिसे स्विमिंग पूल कहा जा रहा है। और स्विमिंग पूल की जहाँ तक बात है, स्विमिंग पूल एक छोटा सा, जैसे आप जानते हैं कि फिजियोथेरेपी बताते हैं अलग अलग अभ्यास करने के लिए, वो चल नहीं पाते थे और बैठकर उनको पैर हाथ मूवमेंट करने में उनको दिक्कत होता था, तो वो उसी एक छोटा सा स्थान बनाया था, उसी में जैसे जल उसमें भर दिया जाता था, वो पैर वगैरह उसमें बैठ के एक्सरसाइज करते थे, उसी को स्विमिंग पूल का नाम दिया गया। देखिए इतना बड़ा स्विमिंग पूल बह रहा है, ये देखिए, तो थेरेपी करने के लिए। जी जी जी। अब आपको बताते हैं कि बटुक कौन होते हैं जिनको लेकर इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है। बटुक एक विशेष वर्ग के बालक होते हैं। आमतौर पर यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बच्चा 8 से 12 वर्ष की आयु में होता है। चयन के बाद बटुकों को गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है, जिसमें वेदों का पाठ, संस्कृत भाषा का अध्ययन और धार्मिक कर्मकांडों की शिक्षा दी जाती है। बटुक सामान्यतः ब्राह्मण परिवारों के वे बालक होते हैं जिन्हें छोटी उम्र से ही धार्मिक संस्कार और वेदों का ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जाता है। बटुक का चयन प्रायः उन्हीं परिवारों से किया जाता है जहां धार्मिक परंपराओं का पालन पीढ़ियों से किया जा रहा हो। एक जीवन होता है जिसमें जो मन आए वो करता है व्यक्ति, जो पशु का जीवन होता है। न उठने का समय निश्चित है, न सोने का समय निश्चित है, न खाने का निश्चित है कि बैठ के खाएंगे कि उठ के खाएंगे, कि मुंह धो के खाएंगे कि बिना मुंह धोए खाएंगे, किसके हाथ का खा लेंगे। और एक जीवन वो होता है जिसमें हर चीज़ सुपरीक्षित होता है, व्यवस्थित होता है, मर्यादित होता है। बटुक का जीवन ये है कि बेचारा अपना पूरा जीवन वेद पढ़ने के लिए, वेद के मंत्र को कंठस्थ करने के लिए सालों साल प्रतिदिन 8-8, 10-10 घंटे कंठस्थ करता है, तब जाकर के वेद मंत्र को कंठस्थ कर पाता है। तो बटुक का जीवन सामान्य जीवन नहीं है। जैसे बड़े बड़े IAS, IPS अधिकारी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करने के लिए प्रयास करते हैं, उनके प्रयासों को तो हम लोग देख पाते हैं, लेकिन एक बटुक किस तरह से विद्वान बनता है, एक बटुक कैसे आगे चल के बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े समाज सुधारक बनते हैं, उनकी कितनी कठिन परीक्षा होती है, कितना कठिन उनका जीवन होता है, उसको हम लोग बहुत सूक्ष्मता से नहीं देख पाते हैं। फिलहाल हम यही बताना चाहेंगे कि बटुक का जीवन जो पूरी तरह से सुपरीक्षित, पूरी तरह से दृढ़, पूरी तरह से कसौटी पर कसा हुआ जो जीवन है, वही बटुकों का जीवन होता है। पूरी बटुक बनने की कहानी को बताइए, किस तरीके से बटुक बनने के क्या क्या आचरण होने चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होना चाहिए। पर अब इसी बटुक नाम को जिस तरीके से पेश किया गया, कहीं ना कहीं इस छवि पर भी आघात हुआ। देखिए, आप बटुक जो शब्द है, अब कोई गंगा पर आघात करने की कोशिश करे और इसमें 1-2 नारे आकर के मिला दे तो क्या गंगा समाप्त हो जाएगी? गंगा नष्ट नहीं हो सकती है। ये ज़रूर है कि उसका थोड़ा सा असर जहाँ नाला मिलता है उससे कुछ दूर तक ज़रूर रहता है। तो एक बार आप प्रवाद फैला देंगे, स्वाभाविक है कुछ दिन तक, जब तक भ्रम का बादल नहीं छड़ता है तब तक वो प्रवाद का असर थोड़ा बहुत कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है। लेकिन वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें लोगों को सब कुछ सच पता है। लोगों को पता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनके मुंह को बंद करने के लिए झूठे झूठे आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। हिस्ट्री सीटर 76A के द्वारा उसने पहले मारपीट का आरोप लगाया, जब वो सक्सेस नहीं हुआ, उस मामले में मीडिया हाइप नहीं मिला, उस मामले में कुछ पूछताछ नहीं हुई, तो इस तरह का झूठा आरोप कथित पीड़ित लोगों को ला करके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो शंकराचार्य परंपरा, पूज्य महाराज श्री का समाज का के प्रति योगदान, बटुकों का योगदान, संस्कृत विद्या का योगदान, बटुकों के माता पिता की स्वच्छ भावना, हम लोगों के द्वारा किया गया स्वच्छ और पवित्र व्यवहार, ये सब नष्ट थोड़ी हुआ है। ये गुरुजी ने साफ किया कि बटुक बनने की परंपरा की कहानी क्या है, दरअसल बटुक कैसे बना जाता है, बटुक बनने के लिए कितना अनुशासन चाहिए, कितने नियमों का पालन होना चाहिए। आज हमारी इस रिपोर्ट में हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर बटुक किसे कहते हैं और बटुक बनने के लिए आखिर कौन कौन सी परीक्षाएं आपको पास करना पड़ता है और बटुक का जीवन कैसा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।